जिसमें से क्वेश्चन आते हैं अल्फा बीटा गामा, उसके बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो एक टेबल बनाओ आप लोग। जब कॉमन बेस करेंगे तब इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, जब कॉमन कलेक्टर करेंगे तब इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, तब वोल्टेज गेन क्या होगा, उन सभी की टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम लोग कॉमन सीबी मतलब कॉमन बेस, फिर लेंगे कॉमन एमिटर, फिर हम लोग लेंगे कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इनपुट में करंट कितना दे रहे हैं और इनपुट का वोल्टेज कितना। तो कॉमन बेस जब हम लोग करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, तो कॉमन बेस में सबसे पहले देखो इनपुट रेजिस्टेंस, कॉमन बेस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू काफी लो होती है, लो होती है, कब अप्रोक्स 100 ओम के अप्रोक्स। कॉमन कलेक्टर में हाई होती है, दैट इज 750 ओम, 750 ओम होती है। और कॉमन कलेक्टर में ये वेरी हाई होती है। क्यों हाई होती है कॉमन कलेक्टर के केस में, वेरी हाई होती है एज कंपेयर टू, ये होती है अप्रोक्स 750 किलो ओम। यहाँ पे मैंने किलो ओम लिखा हुआ, ध्यान रखना किलो ओम है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 750 ओम है, तो 750 किलो ओम होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉमन कलेक्टर हम लोग इनपुट कहां से दे रहे, कलेक्टर से इनपुट दे रहे। कलेक्टर कलेक्टर और बेस के बीच में, तो कलेक्टर और बेस तो आपके रिवर्स बायस में होते हैं, तो इनपुट तो जाएगा ही नहीं, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब सेम इसका उल्टा आउटपुट में हो जाएगा। आउटपुट में क्या हो जाएगा देखो, आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस के केस में आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, कॉमन बेस के केस में आउटपुट रेजिस्टेंस इसका उल्टा होगा, वेरी हाई होगा, क्योंकि अब आउटपुट हम लोग कहां पे लेंगे, बेस कॉमन है, तो इनपुट दे रहे हैं इनपुट एमिटर से और आउटपुट ले रहे हैं हम लोग कलेक्टर से, तो ये काफी ज्यादा होगा, वेरी हाई। कॉमन एमिटर केस में अगेन वापस से हाई होगा, और कॉमन कलेक्टर केस में वेरी लो होगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस, सॉरी करंट गेन। करंट गेन क्या होता है कि इनपुट में हम लोग कितनी करंट दे रहे हैं और आउटपुट में हमको कितनी करंट मिल रही है। तो जब बेस कॉमन है, याद रखो जब बेस कॉमन है, सॉरी बेस कॉमन है आपका, बेस कॉमन है, ये आपका एमिटर साइड हो गया, आपका कलेक्टर साइड हो गया, कुछ भी मान लो, करंट ऐसे जा रही है, पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आईसी, और इनपुट में क्या दे रहा हूं, आईई। ध्यान रखो, इनपुट में मैं क्या दे रहा हूं, आईई दे रहा हूं, और आउटपुट में क्या मिल रहा है मुझे, आईसी मिल रहा है। बेस कॉमन है इसलिए बेस वाला नहीं लेंगे हम लोग। तो करंट गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट क्या है आपकी आईसी, और इनपुट करंट क्या है आपकी आई, दैट इज आईसी अपॉन आईई। इसको हम लोग बोलेंगे करंट गेन, और इसको एक अलग ही लेटर से डिनोट करेंगे, दैट इज इसको बोलेंगे अल्फा। अल्फा बोलूंगा तो आप समझ जाना कि ये कॉमन बेस का करंट गेन है। ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 से ज्यादा आएगी कि कम आएगी। तो आपको पता है कि जो कलेक्टर करंट होता है, क्योंकि आई ही सम होता है किसका, आई बी प्लस आई सी का, तो आई ऑब्वियसली आईसी से ज्यादा होगा, तो आईसी अपॉन आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम आएगी। अब कॉमन एमिटर केस में कौन होगा करंट, इनपुट में क्या करंट देंगे हम लोग, आउटपुट में क्या मिलेगा, एमिटर कॉमन है, तो इसमें आउटपुट में आपको मिलेगा आईसी, और इनपुट में हम लोग देंगे आईबी। इसको बोलेंगे हम लोग बीटा। बीटा बोलते हैं आप लोग समझ जाओगे, कॉमन एमिटर का केस है, कॉमन एमिटर का करंट गेन है। तो याद रखना आपको, अल्फा कॉमन बेस में लेते हैं हम करंट गेन, बीटा दैट इज कॉमन एमिटर में लेते हैं। आईसी की वैल्यू अब आईबी के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बेस करंट जो होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रेटर देन या वेरी वेरी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन होगी
1 के कंपैरिजन में 1 से ज्यादा होगी। कॉमन कलेक्टर के केस में करंट गेन जो होगा, कलेक्टर कॉमन है तो आउटपुट कहां से मिल रहा है और इनपुट कहां से दे रहे हैं? तो देखो कलेक्टर कॉमन है, कलेक्टर कॉमन है, आउटपुट मुझे मिल रहा है एमीटर से, इनपुट में दे रहा हूं मैं बेस करंट। तो इसमें क्या होगा आपका गामा, गामा बराबर क्या होगा आई अपॉन आई बी, आई अपॉन आई बी, और इसकी वैल्यू अगेन ग्रेटर देन 1 लिख दो। अगेन इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा आएगी। आई बात समझ में? अब ये निकल गया हमारा करंट गेन निकल गया, ठीक है। और कभी कभार हम लोग इसको, जैसे तो आपका जो निकला दैट इज अल्फा डीसी निकला, ये जो आपके हैं डीसी गेन है, कौन से गेन है डीसी, यहाँ पे डीसी लिख लेना, डीसी। मैं बोलूं अल्फा एसी, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो गेन होगा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस डेल्टा कर दो उसको, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई। मैं बताऊंगा कब इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अभी मैंने आपको एक सर्किट बनाया था, उस सर्किट में मैंने जो इनपुट सिग्नल दिया था वो एसी फॉर्म में दिया था, तो इनपुट में मैं एसी फॉर्म दे रहा हूं, तो एसी में कितना चेंज आ रहा है दैट इज वो डेल्टा आईसी हो जाएगा आपका, सॉरी जो भी इनपुट में देंगे हम लोग, ठीक है। तो अल्फा एसी लिखोगे तो डेल्टा लिखोगे आप, डेल्टा अपो आईसी, आईसी में कितना चेंज आया और एमीटर करंट में कितना चेंज आया। अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, बीटा डी एसी, बीटा एसी क्या हो जाएगा आपका डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई बी, और बी सॉरी गामा, गामा एसी आपका क्या हो जाएगा, गामा एसी हो जाएगा आपका डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी, गामा एसी हो जाएगा आपका डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी। करंट गेन के बाद अब हम लिखेंगे क्या, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन को देखो कैसे डिनोट करते हैं हम लोग। करंट गेन को वैसे जनरली ए आई से डिनोट करते हैं हम लोग, ए आई, जहां पर भी ए लिखा हो, ए मतलब होता है गेन, आई का मतलब है करंट गेन। तो वोल्टेज गेन में देखो, वोल्टेज गेन में क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं ए वी। तो वोल्टेज गेन इन कॉमन बेस, कॉमन बेस में वोल्टेज गेन, तो आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है अपॉन इनपुट में कितना वोल्टेज है। तो आउटपुट में आपको क्या क्या है देखो, आरसी अप इंटू आई सी, आरसी क्या हो गया आपका कलेक्टर वाला रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस बोल दो इसको, या आरएल भी बोल सकते हो आप लोग, आरसी मत बोलो तो उसको क्या बोल दो लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि हमेशा लोड रेजिस्टेंस तो आरएल ही लिखेंगे हम लोग, अपॉन इनपुट में, इनपुट में कोई रेजिस्टेंस इसमें दिया था हमने कॉमन बेस में, तो इनपुट का रेजिस्टेंस क्या है, तो इनपुट करंट आर ई सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट करंट क्या है आपकी आई, आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट, मैंने सही करा ना, V इक्वल टू आई आर होता है, इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस मैंने आर आई मान लिया, इनपुट रेजिस्टेंस क्या मान लिया मैंने आर आई मान लिया। तो यहां से देखो आई सी अपॉन आई, क्या ये अल्फा है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग अल्फा, अल्फा आर एल अपॉन आर आई, ठीक है। वोल्टेज गेन के लिए इसलिए कोई सिंबल नहीं है, कॉमन बेस का कोई सिंबल नहीं है, बस याद रखो अल्फा आर एल आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली इसमें वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, इसमें क्या हो जाएगा बीटा आर एल अपॉन आर आई, और इसमें क्या हो जाएगा आपका गामा, सॉरी गामा नहीं, इसमें वोल्टेज गेन हो जाएगा आपका गामा अगेन आर एल इंटू आर आई, मतलब गामा इंटू आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस कर दोगे, तो करंट गेन इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वोल्टेज गेन मिल जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखो वैल्यू भी लिखवा देता हूं। वोल्टेज गेन में इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्स, कॉमन बेस के केस में इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्स इसकी वैल्यू आती है, अप्रोक्स लिखना 150 का अप्रोक्स आती है। कॉमन एमिटर के केस में जो वोल्टेज गेन आता है उसकी वैल्यू आती है 500 के अप्रोक्स। कितनी आती है? 500 के अप्रोक्स आती है। अप्रोक्स का साइन लगा लेना, ठीक है। जरूरी नहीं आप कल से आके मेरे से पूछो कि सर 500 ही नहीं आया, तो जरूरी नहीं 500, मतलब 500 के अप्रोक्स आती है। और कॉमन कलेक्टर केस में इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है। एवी जो होगा वो आपका लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा इसमें, ठीक है। 1 से क्या होगा? कम होगा कॉमन कलेक्टर के केस में। अब वोल्टेज गेन निकल गया, करंट गेन निकल गया, अब हम निकालेंगे पावर गेन। पावर गेन क्या होगा? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो फिफ्थ लिखो पावर गेन। तो आपका दोनों गेन निकल गए, अभी पावर गेन निकालना बहुत ही आसान है। पावर गेन, तो कॉमन गेस पावर गेन, इसको एपी लिख दो। अगेन मैंने बताया था गेन के लिए हम लोग ए डिनोट करते हैं, पी लिख दिया, मतलब पावर गेन बता रहा हूं मैं। दैट इज पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। पी आउटपुट दैट इज वी नॉट आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है इसमें? आईसी अपॉन इनपुट वोल्टेज वी आई अपॉन इनपुट करंट। कॉमन बेस है तो इनपुट करंट क्या होगा इसमें? आई होगा। तो वी नॉट अपॉन वी आई, ये आपका क्या है? ये आपका अल्फा आर एल अपॉन आर आई है। ये आपका एक्चुअल में क्या है? वी नॉट अपॉन वी आई, यही तो है ये, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो वी नॉट अपॉन वी आई को मैं लिख सकता हूं अल्फा आर एल अपॉन आर आई, और आईसी अपॉन आई, आई ये ऑलरेडी अल्फा होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर आर एल अपॉन आर आई, दैट इज पावर गेन। तो पावर गेन क्या है आपका? कुछ नहीं, अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो, करंट गेन का स्क्वायर कर दो, आई स्क्वायर आर सुना ही होगा आपने, तो करंट गेन का स्क्वायर कर दो अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस, सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली इसमें पावर गेन क्या हो जाएगा? ठीक है, अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? सिमिलरली इसमें बीटा स्क्वायर अपॉन आर एल अपॉन आर आई हो जाएगा। और कॉमन कलेक्टर केस में क्या हो जाएगा? पावर गेन दैट इज गामा स्क्वायर आर एल अपॉन आर आई हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब फेज डिफरेंस कितना होगा? इनपुट में हम लोग जो फेज दे रहे हैं, जैसे कॉमन बेस में क्या हो रहा है, मान लो मैं इनपुट ऐसे दे रहा हूं, तो आउटपुट के केस में मुझे क्या ऐसे मिल रहा है या फिर इसका उल्टा मिल रहा है? अगर ऐसे मिल रहा है इसका मतलब सेम फेज में, इसका पॉजिटिव तो इसका ही पॉजिटिव हो रहा है। और अगर ऐसे मिल रहा है, ये आपका इनपुट हुआ और ये आपका आउटपुट हुआ मान लो, तो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस? इन दोनों के बीच में होगा पाई का फेज डिफरेंस। कितना होगा? पाई का। जब इसका 0 है तो ये नीचे से उल्टा स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों अपोजिट है, तो इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? पाई का। तो देखो कॉमन बेस के केस में क्या होता है फेज डिफरेंस, कॉमन एमिटर केस में क्या होता है, और कॉमन कलेक्टर के बीच में क्या होता है। तो अगला लिखो फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस केवल कॉमन एमिटर केस में ही अपोजिट आएगा, बाकी कॉमन बेस हो या कॉमन कलेक्टर हो, दोनों के केस में फेज डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो अगला पॉइंट है हमारा 50 है, 6th है आई थिंक, फेज डिफरेंस। तो कॉमन बेस जब होता है तो कॉमन बेस में आपका सेम फेज में रहेगा, जैसा इनपुट में दोगे वैसा ही आपको आउटपुट में मिलेगा। फेज डिफरेंस यहां पे लिख लेना बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट।
कॉमन एमिटर केस में सिर्फ अलग होता है, इसमें अपोजिट फेज में होता है। ठीक है, जब मैं एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों अपोजिट में होता है, ये आपका अपोजिट फेज में होगा। और कॉमन कलेक्टर केस में भी ये सेम फेज में ही होगा। कॉमन कलेक्टर केस में ये सेम फेज में होगा। इसका एप्लीकेशन कॉमन बेस का कहां इस्तेमाल करते हैं, कॉमन एमिटर कहां इस्तेमाल करते हैं और कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल कहां करते हैं। तो पहला देखो, कॉमन बेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एप्लीकेशन कॉमन बेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करने में। हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने में हम लोग यूज करते हैं कॉमन बेस। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आपको काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बेस का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल कहां करते हैं, जितने भी आपके स्पीकर्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम लोग जो वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, स्पीकर वगैरह में क्या होता है, हम लोग जैसे माइक में बोलते हैं, जैसे मैं आप लोगों को काफी धीरे बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं तेज ही बोल रहा हूँ, मान लो मैं बहुत धीरे बोलूं फिर भी आप लोगों को वो चीजें सुनाई देगी। क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि आपके पास जो डिवाइस है वो डिवाइस क्या कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। तो उसके अंदर जो कनेक्शन लगे हुए हैं वो किसमें, कॉमन एमिटर में लगा होगा वो। और मान लो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको पतली आवाज में सुनाई दे, या फिर आपको काफी हाई फ्रीक्वेंसी में सुनाई दे, वो पतली आवाज में सुनाई दे, तो उसमें हमें कॉमन बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो आपके मेरी जो आवाज है वो एम्पलीफाई होकर आ रही है, तो किसके कारण हो रही है, कॉमन एमिटर लगा हुआ है इसमें फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के लिए कहते हैं। जो हम लोग भाई बात कर रहे हैं, जो आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई नहीं देगी, ये काफी हाई फ्रीक्वेंसी है। ये आपको जो सेकंड वाली है कॉमन एमिटर में जो हम लोग करेंगे यूज, वो आपको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में सुनाई देगी। कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, और इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इम्पीडेंस क्या होता है बेटा, इम्पीडेंस जैसे मान लो मैंने कैपेसिटर ले लिया और एक रेजिस्टेंस ले लिया, और या फिर एक इंडक्टर ले लिया और फिर रेजिस्टेंस ले लिया, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस का तो अलग ही है, लेकिन जो ये इंडक्टर है इसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसे हम इंडक्टेंस बोलते हैं, उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इनका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो उनका कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इम्पीडेंस। तो उसको मैचिंग करने में हम लोग कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में। तो ये कुछ यूजेस थे, और आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको मेनली इसमें अल्फा बीटा और गामा याद रखना है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, या फिर आपको कभी किसी दो का भी पूछ सकते हैं, बताओ अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशन है, या अल्फा गामा के बीच में क्या रिलेशन है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे तो आप लिख लो यहाँ पे, टॉपिक डाल लो, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपको तो ये याद रहना चाहिए कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा याद होता है, बाकी सब कुछ आसान है। अल्फा क्या होता है, अल्फा मतलब कॉमन बेस। तो आउटपुट में क्या होगा, कलेक्टर करंट, और इनपुट में क्या होगा, एमिटर करंट। बीटा क्या होता है आपका, कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर के केस में करंट गेन, एमिटर कॉमन है तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, कलेक्टर करंट, और इनपुट में क्या होगा, आपकी बेस करंट होगी। एंड गामा क्या होता है, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर इसमें उल्टा होता है, आई अपॉन आई भी होता है। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन निकाल पाओगे। बस अब बहुत आसान हो गया। अब मुझे पता है कि चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे कॉमन एमिटर हो, चाहे कॉमन बेस हो, या कॉमन कलेक्टर हो, आई जो होगा वो हमेशा सम होगा किसका, बेस करंट और कलेक्टर करंट का। अब जैसे आपको कुछ भी रिलेशन निकालना हो, मैं चाहता हूं कि मुझे रिलेशन निकालना है किसके बीच में, कुछ भी मान लो आपको गामा के बीच में निकालना है तो गामा बनाने की कोशिश करो इसको। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस इक्वेशन, ये हमेशा वैलिड है,
किसी भी केस के लिए। अब सपोज करो इसको मैंने डिवाइड कर दिया आईसी से, आईसी डिवाइडेड बाय आईसी डिवाइडेड बाय आईसी, तो देखो किसके बीच में रिलेशन बनता है। आईसी आईसी से मैंने डिवाइड कर दिया, देखो किसके बीच में रिलेशन बनता है, आई अपॉन आईसी। आई अपॉन आईसी क्या होता है, आई अपॉन आईसी तो कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, आईसी अपॉन आई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन आईसी 1 बाय अल्फा हो जाएगा। आई बी अपॉन आईसी क्या होता है, आई बी अपॉन आईसी भी कुछ भी नहीं होता, ये तो आपका बीटा होता है, 1 बाय बीटा होता है। उल्टा कर देंगे और आईसी अपॉन आईसी तो आपको कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आप इसको फर्दर सॉल्व कर दो, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना आता ही आप लोगों को। 1 बाय अल्फा, एलसीएम ले लो, 1 प्लस बीटा बाय बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। बस ये रिलेशन आ गया। तो ऐसे आसान क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि रिलेशन क्या है अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, अब आगे और रिलेशन निकालते हैं। जैसे मैंने एक रिलेशन निकाल लिया, ये अगर मान लो इस इक्वेशन को मैं आईसी से ना डिवाइड करके, इस इक्वेशन को मैं आईसी से ना डिवाइड करके मान लो करता किससे, आई किसी से भी कर लो आप, आईसी से डिवाइड किया तो मुझे अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन निकला। चलो आईबी से करते हैं, आईबी से डिवाइड करूंगा, आईबी से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलता है, इस केस में क्या हो जाएगा, सही है ना, आईबी आईबी कैंसिल हो जाएगा, आई अपॉन आईबी, आई अपॉन आईबी कुछ होता है क्या, हाँ भाई गामा होता है, गामा लिख दो, इधर बचेगा 1, आईसी अपॉन आईबी क्या होता है बीटा, ये गामा का रिलेशन आ गया, गामा बराबर होगा 1 प्लस बीटा, सिंपल। गामा बराबर क्या होगा, गामा बराबर होगा 1 प्लस बीटा। और गामा और अल्फा के भी रिलेशन देख लेते हैं। अगेन आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, तो मैंने अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया। अब आई से डिवाइड करना बाकी रह गया, दोनों तरफ आई से डिवाइड कर दो, आई से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, आई अपना 1 हो जाएगा, इधर 1 हो गया, आई भी अपॉन आई कुछ नहीं होता, लेकिन आई अपॉन आई भी होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1 बाय गामा आ जाएगा। आई सी अपॉन आई कुछ होता है, हाँ अल्फा होता है, अल्फा निकालना है आपको, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय गामा, ये हो जाएगा गामा माइनस 1 बाय गामा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है, समझ गए।